मेरे चैनल एजुकेशन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे साथ में एक छोटा सा बेल आइकन आएगा, उसे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरीज है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ और आपके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो चैनल है स्पेशली एमए इन एजुकेशन, बीएड और जेबीटी और बीटीसी क्लासेस के लिए है। इसके अलावा जो स्टूडेंट सीटेट, टेट और एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं एजुकेशन के हर टॉपिक को यहाँ पे कवर करूंगी। तो अब देरी किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉस और हियरिंग इम्पेयरमेंट, या हम कह सकते हैं कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं हियरिंग लॉस की, यानी कि हियरिंग लॉस को किस तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है, या टाइप्स क्या होंगे हियरिंग लॉस के, यानी कि उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कान का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस प्रकार का होता है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, हम किस प्रकार से सुन सकते हैं, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं एनाटॉमी ऑफ द ईयर, यानी कि ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं। आउटर पार्ट जो हमें बाहर वाला हिस्सा दिखाई देता है, इसके बाद ये आगे मिडल ईयर आ जाता है और लास्ट में है इनर ईयर। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ईयर को। तो अब हम देखते हैं कि हमें सुनाई कैसे देता है। ये 3 पार्ट्स होते हैं, इनका क्या क्या फंक्शन होता है। वी नो दैट द ईयर हैज 3 पार्ट्स, ईच विद इट्स ओन टास्क। द आउटर ईयर कलेक्ट्स साउंड एंड सेंड्स इट टू द मिडल ईयर। देयर sound is changed into vibrations. These vibrations travel to the inner ear with tiny hair cells, जिसको cilia भी कहते हैं, and the hearing nerve turn the vibrations into nerve impulse या signals. These signals are sent to the brain. The brain then figures out which ear the sound is coming from. देखिए दोस्तों, अभी हमने देखा कि कान के 3 पार्ट्स होते हैं, आउटर, मिडल और इनर। आइए देखते हैं इन तीनों पार्ट्स का क्या क्या फंक्शन होता है। देखिए, आउटर ईयर सबसे पहले साउंड को कलेक्ट करता है और इस साउंड को मिडल ईयर को भेज देता है। तो मिडल ईयर में ये साउंड वाइब्रेशंस में चेंज हो जाती है, यानी कि ध्वनि में चेंज हो जाती है, और ये वाइब्रेशंस ट्रैवल करते हुए हमारे इनर ईयर तक पहुंचते हैं। और हमारे इनर ईयर में आगे जो हियरिंग नर्व्स होती हैं या हेयर सेल्स इनको कह सकते हैं, यानी कि छोटी छोटी बाल कोशिकाएं होती हैं, वो इस वाइब्रेशन को टर्न करती हैं सिग्नल्स में। और ये सिग्नल्स जो हैं हमारे ब्रेन तक जाते हैं और फिर ब्रेन फिगर आउट करता है कि ये जो ध्वनि है ये कौन से कान से आ रही है। तो इस तरह से पूरा सिस्टम चलता है, यानी कि सबसे पहले आउटर ईयर क्या करता है, साउंड को कलेक्ट करता है, मिडल ईयर को भेजता है, वहाँ पे ये साउंड जो है वाइब्रेशंस में चेंज होती है। वाइब्रेशंस में चेंज होने के बाद जो है ये ट्रैवल करती है इनर ईयर में, और वहाँ इनर ईयर में जो हियरिंग नर्व्स होती हैं वो इस वाइब्रेशंस को इम्पल्स या सिग्नल्स में चेंज करती हैं, और आगे नर्व्स के थ्रू, यानी कि जो ये छोटी छोटी बाल कोशिकाएं हैं, ये इन सिग्नल्स को आगे ब्रेन को भेजती हैं, और ब्रेन फिर फिगर आउट करता है कि ये ध्वनि कहाँ से आ रही है, कौन से कान से आ रही है। तो दोस्तों, इस तरह से ये पूरा प्रोसेस हियरिंग का चलता है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉस या हियरिंग इम्पेयरमेंट, यानी कि हियरिंग इम्पेयरमेंट या स्वर्ण बाधिता के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, या कितनी कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया जा सकता है। वो डिवाइड किया जाता है कि भाई बच्चे या किसी भी व्यक्ति के किस कान के किस हिस्से में कोई प्रॉब्लम है, तो उसके आधार पर इसको डिवाइड किया गया है हियरिंग इम्पेयरमेंट को। तो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 कंडक्टिव हियरिंग लॉस, नंबर 2 सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, नंबर 3 मिक्स्ड हियरिंग लॉस, एंड 4th वन इज ऑडिटरी न्यूरोपैथी स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो ये 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों, इन 4 टाइप्स को हम डिटेल में समझते हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कंडक्टिव हियरिंग लॉस क्या होता है। कंडक्टिव हियरिंग लॉस इज कॉमन इन चिल्ड्रन। इट कैन अफेक्ट वन और बोथ ईयर्स। फॉर समवन टू हियर, sound signals must travel from outside the ear through the ear canal and eardrum into the inner ear. Conductive hearing loss results when sound becomes partially or fully blocked in the outer or middle ear.
दोस्तों कंडक्टिव हियरिंग लॉस को करने से पहले हम देखते हैं इसमें दो मेन पॉइंट्स हैं, ईयर कनाल और ईयर ड्रम। इनको समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे कि कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता क्या है। देखिए ये तो हम जानते हैं कि हमारे कान के तीन पार्ट्स होते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। तो ये जो बाहर हमारा दिखाई देता है ये आउटर ईयर होता है। आगे जो अंदर बिल्कुल संकुचित टाइप का जो क्षेत्र बनता चला जाता है, यानी कि एक पाइप की तरह जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, इसको ईयर कनाल कहा जाता है। ये पूरा का पूरा हमारा आउटर ईयर है। अब आगे जो ये ड्रम की शेप दिखाई दे रही है इसको ईयर ड्रम बोला जाता है, ये हमारा मिडल ईयर आ जाता है। और इसके जो आगे का पोर्शन है ये पूरा इनर ईयर है। यहाँ पे जो है अब कैसे प्रोसेस चलता है, आउटर ईयर से साउंड्स आती हुई यहाँ ईयर कनाल से होती ही ईयर ड्रम में आती है, और ईयर ड्रम में ये साउंड जो होती है वाइब्रेशंस में चेंज होती है, और ये वाइब्रेशंस आगे इनर ईयर में नर्व्स के द्वारा या हेयर सेल्स जो होती हैं, यानी कि छोटी छोटी जो बाल कोशिकाएं होती हैं, या हियरिंग नर्व्स के द्वारा सिग्नल्स में चेंज होता है, और आगे जो ये सिग्नल्स हैं ये ब्रेन को ट्रांसमिट होते हैं। तो इस तरह से पूरा हियरिंग का प्रोसेस चलता है। तो अब हम देखते हैं कि कंडक्टिव हियरिंग लॉस में क्या होता है। तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस बच्चों में कॉमन होती है। इसके कारण बच्चों के या तो एक कान अफेक्ट हो सकता है, दोनों कानों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। अब साउंड सिग्नल आपको मैंने अभी बताया कि आउटर ईयर से होती हुई ईयर कनाल और ईयर ड्रम से इनर ईयर में प्रवेश करती हैं। तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस के कारण क्या होता है, यानी कि कंडक्टिव हियर लॉस के कारण सिर्फ किसी बच्चे का आउटर या मिडल ईयर मतलब प्रभावित हो सकता है। कैसे? क्योंकि आगे इनर ईयर उसका सेफ रहता है। तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस की अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसका या तो आउटर ईयर ब्लॉक है, कहीं से फुली ब्लॉक हो सकता है, या पार्शियली ब्लॉक है, या मिडल ईयर में कुछ ब्लॉकेज आ गए हैं। तो दोस्तों ये कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता कैसे है, इसके पीछे कौन कौन से ऐसे कॉजेज हैं, यानी कि कंडक्टिव हियरिंग लॉस के पीछे ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण किसी भी बच्चे को कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो जाता है। तो आइए देखते हैं कॉजेज ऑफ कंडक्टिव हियरिंग लॉस। Fluid buildup behind the eardrum, often a complications of repeated ear infection। देखिए बार बार किसी के कान में अगर रिपीटेड इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, तो उससे क्या होता है, उसके ईयर ड्रम में यहाँ पे जो है उसके पीछे की तरफ फ्लूइड भर जाता है, यानी कि कुछ पीप टाइप का भर जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वैक्स बिल्डअप इन द ईयर कनाल। देखिए ईयर कनाल के अंदर अगर वैक्स भर जाता है, ये है आपका पूरा ईयर कनाल, इसमें अगर वैक्स भर जाता है तो भी ब्लॉकेज आ जाता है, व्यक्ति को सुनाई नहीं देता है, किसी बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम्स विद द ईयर ड्रम के अंदर ही अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है कान के अंदर। एबनॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ ईयर बोन्स, कई बार ईयर की जो बोन्स होती हैं, जो हड्डियां होती हैं, उनका फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, वो अबनॉर्मल हो जाती हैं, तो उसके कारण भी कंडक्टिव हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम हो जाती है। ऑब्जेक्ट स्टक इन द ईयर कनाल। देखिए ईयर कनाल में कोई ऑब्जेक्ट स्टक हो जाता है, यानी कि कोई घुस जाता है, तो कोई छोटा सा फूड का टुकड़ा, कोई टॉय का पार्ट, या कोई भी छोटी सी चीज़ अगर ईयर कनाल में चली जाती है तो उसके कारण कंडक्टिव हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम हो जाती है। कंडक्टिव हियरिंग लॉस इज ऑफन टेम्परेरी एंड मे बी इम्प्रूव्ड विद मेडिकल और सर्जिकल प्रोसीजर्स। देखिए ये टेम्परेरी होता है, इसमें जो है व्यक्ति का इनर ईयर सेफ रहता है, यानी कि जो प्रॉब्लम कंडक्टिव हियरिंग लॉस वाले बच्चों को होती है वो सिर्फ आउटर ईयर और मिडल ईयर तक रहती है, उसका आगे का जो इनर ईयर है वो सेफ रहता है। तो ये टेम्परेरी हो सकती है, यानी कि टेम्परेरी होती है, परमानेंट नहीं होती, और इसको इम्प्रूव किया जा सकता है मेडिकल और सर्जिकल प्रोसीजर्स के द्वारा, यानी कि अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे तो इसको ठीक किया जा सकता है, ये टेम्परेरी होती है। तो दोस्तों ये था कंडक्टिव हियरिंग लॉस और उसके कॉजेज क्या क्या होते हैं। अब हम देखते हैं सेकंड टाइप हियरिंग लॉस का कौन सा होता है। सेकंड टाइप होता है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। क्या होता है आइए देखते हैं। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस कैन अफेक्ट वन और बोथ ईयर्स। It is due to problems with the inner ear or damage to the hair cells or nerves inside the inner ear. To hear properly, these hair cells and nerves must process and carry sound to the brain. The brain then senses what we hear. With sensory neural hearing loss, the hair cells or nerves are damaged and do not send the signals needed for hearing to the brain.
देखिए, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के कारण बच्चे का एक कान भी अफेक्टेड हो सकता है या उसके दोनों कानों में भी प्रॉब्लम आती है। और ये जो प्रॉब्लम आती है ये उस व्यक्ति या बच्चे के इनर ईयर में प्रॉब्लम आती है, यानी कि उसका इनर ईयर डैमेज हो जाता है। उसके अंदर जो हेयर सेल्स या नर्व्स होती हैं इनर ईयर के अंदर, वो पूरी तरह से डैमेज हो जाती हैं। देखिए, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में जो नर्व्स होती हैं उन्हीं के द्वारा जो आगे सिग्नल ब्रेन को ट्रांसमिट होता है। अब नर्व्स क्या होती हैं, इसको हम हेयर सेल भी बोलते हैं, यानी कि बाल कोशिकाएं भी बोलते हैं, या इसको सीलिया भी बोला जाता है। तो ये जो नर्व्स होती है, नर्व्स का मतलब नस या तंत्र हम हिंदी में इसको कह सकते हैं, यानी कि छोटी छोटी जो नसें होती हैं, जो तंत्र होते हैं, वो सिग्नल को, जो साउंड के जो वाइब्रेशंस आते हैं उनको आगे सिग्नल में कन्वर्ट करती हैं और सिग्नल को ब्रेन को ट्रांसमिट करती हैं, और ब्रेन जो सिग्नल भेजता है वो हम तक पहुंचाती हैं। तो ये जो नर्व्स होती हैं ये सिग्नल को आगे ब्रेन को ट्रांसमिट ही नहीं कर पाती हैं। तो दोस्तों, ये हेयर सेल या नर्व जब डैमेज हो जाती हैं तो आगे सिग्नल को ब्रेन तक ट्रांसमिट नहीं कर पाती है और ब्रेन समझ नहीं पाता है, हियरिंग को सुन नहीं पाता है। तो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के कॉजेज क्या क्या होते हैं, आइए देखते हैं कि इसके पीछे ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम हो जाती है। एक्सपोजर टू वेरी लाउड नॉइस, यानी कि बहुत ज़्यादा शोर शराबे के कारण भी जो है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि आगे जो है उसका जो तंत्रिका तंत्र होता है वो डैमेज हो जाता है। इन्फेक्शन ऑफ मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, देखिए मदर को अगर प्रेगनेंसी के दौरान कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके कारण भी सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम हो जाती है। और मदर को किस तरह का इन्फेक्शन हो सकता है प्रेगनेंसी के दौरान, ये हमने पिछली वीडियो में ही डिस्कस किया था कॉजेज के अंदर, जैसे रुबेला है, साइटोमेगालोवायरस है या सिफिलिस। इस तरह का अगर कोई इन्फेक्शन मदर को हो जाता है तो उसके कारण सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है सर्टेन टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन इन द चाइल्ड, ये भी हमने कॉजेज में डिस्कस किया था कि अचानक कोई इन्फेक्शन हो जाना, मदर को अगर मैटरनल इन्फेक्शन अचानक कोई हो जाता है तो उसके कारण भी सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम हो जाती है। मेडिसिन दैट आर टॉक्सिक्स टू द ईयर, यानी कि कोई नशा करना, कोई नशीली दवाएं लेने के कारण, एंटीबायोटिक्स या कीमोथेरेपी ड्रग्स आदि का सेवन करने से भी सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ परमानेंट हियरिंग लॉस, देखिए फैमिली हिस्ट्री यानी कि हेरिडिटी का इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। अगर किसी की फैमिली में कोई हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम है तो ये परमानेंट हियरिंग लॉस ही होता है, उससे भी सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम हो जाती है। प्री मैच्योर बर्थ, अगर किसी बच्चे का मतलब समय से पहले बर्थ हो जाना, उसके कारण भी हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम हो जाती है। कौन सा हियरिंग लॉस, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। सीवियर जॉन्डिस, अगर किसी बच्चे को बहुत हैवी जॉन्डिस हो जाता है तो उसके कारण भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये मेन कॉजेज थे जिनके कारण सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो दोस्तों, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम जो होती है वो परमानेंट होती है, टेम्परेरी नहीं होती कंडक्टिव हियरिंग लॉस की तरह। लेकिन इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट लिए जा सकते हैं, यानी कि कुछ डिवाइसेस का प्रयोग किया जा सकता है जिससे बच्चा कुछ सुन सकता है, उसके लिए कुछ सुनने में पॉसिबिलिटी रहती है। तो इसमें कौन कौन से डिवाइसेस हैं, जैसे हियरिंग एड में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो कि साउंड को ऊँचा कर देते हैं, असिस्टिव लिसनिंग डिवाइसेस जिसको शॉर्ट फॉर्म में ALDs कहते हैं, हियरिंग असिस्टिव टेक्नोलॉजी आदि का प्रयोग किया जा सकता है जिससे कि बच्चा कुछ सुन सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ हियरिंग लॉस कौन सा है, मिक्स्ड हियरिंग लॉस। क्या होता है मिक्स्ड हियरिंग लॉस? इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टिव एंड सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द कॉज ऑफ द हियरिंग लॉस. A combination of treatment methods can be used to help the child hear well. देखिए, इसके नाम से ही है कि ये मिक्स्ड हियरिंग लॉस है, यानी कि किसी भी रीजन से हो सकता है, या तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस जो कि आउटर या मिडल ईयर में होता है, या सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस जो कि इनर ईयर में होता है। तो डिपेंड करता है कि किस तरह का हियरिंग लॉस बच्चे को है, यानी कि अगर उसको कंडक्टिव है तो उसका ट्रीटमेंट इसको दिया जा सकता है, अगर उसको सेंसरी न्यूरल है तो कुछ डिवाइसेस का प्रयोग करके उस तरह का ट्रीटमेंट उसको दिया जा सकता है। डिपेंड करता है कि बच्चे को किस तरह का हियरिंग लॉस है, यानी कि मिक्स्ड हियरिंग लॉस इसमें होता है। डिपेंड करता है, कंडक्टिव भी हो सकता है, सेंसरी न्यूरल भी हो सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप, ऑडिटरी न्यूरोपैथी स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। देखिए, ऑडिटरी न्यूरोपैथी स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या इसको सेंट्रल हियरिंग लॉस भी कहते हैं, यानी कि केंद्रीय श्रवण बाधिता इसको कहा जाता है। इसके कारण क्या होता है, दैट अकर्स व्हेन साउंड इंटर्स द ईयर नॉर्मली
but because of damage to the inner ear or the hearing nerve, sound isn't organized in a way that the brain can understand. देखिए, सेंट्रल हियरिंग लॉस यानी कि केंद्रीय श्रवणबाधिता में क्या होता है, साउंड आउटर ईयर में नॉर्मली इंटर करती है, वहाँ से मिडल ईयर तक जाती है, लेकिन आगे जो इनर ईयर है उसके अंदर जो हियरिंग नर्व्स हैं यानी कि जो कि सिग्नल को ब्रेन तक ट्रांसमिट करती हैं वो डैमेज हैं, यानी कि पूरा इनर ईयर डैमेज होने के कारण हियरिंग जो नर्व्स हैं वो सिग्नल को ब्रेन तक नहीं पहुंचा पाती, उसको सिग्नल को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाती हैं और ब्रेन उसको समझ नहीं पाता है, यानी कि ब्रेन तक सिग्नल ट्रांसमिट ही नहीं हो पाता है। तो दोस्तों ये थे टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉस या हियरिंग इम्पेयरमेंट, या हम कह सकते हैं कि हियरिंग लॉस को किस तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है, उसका वर्गीकरण किस तरह से किया जा सकता है। तो 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है जो कि हमने डिटेल में किया है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस डिटेल में ही पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में इतना ही। अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। और जाने से पहले एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो प्लीज इन्हें लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।